इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 न्यायपालिका। इस वीडियो में आज हम देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखते हो तो आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। जो इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 2 मार्क्स से देखेंगे, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के देखेंगे, ठीक है। अगर आपने 12th का जो सैम्पल पेपर है उसको देखा होगा तो उसमें भी क्या 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी पैटर्न पे क्या आपका 11th क्लास का भी पेपर आता है। तो इसलिए हमने क्या 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं और इससे क्या आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि कौन सी 2 शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बना देती है। हमारे 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। सबसे निचले स्तर पर होता है वो होता है अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके ऊपर होता है जिला न्यायालय, फिर उसके ऊपर होता है उच्च न्यायालय, फिर उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो आपसे पूछा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास ऐसी कौन सी 2 शक्तियाँ हैं जो उसको शक्तिशाली बना देती हैं बाकी जो हमारे 3 न्यायालय उनसे। तो देखते हैं। तो सबसे पहली शक्ति होती है रिट जारी करने का अधिकार। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है रिट जारी करने का अधिकार है। और दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जो क्या सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बना देती है। अब वो कैसे रिट जारी करती है, क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिट जारी का मतलब करना क्या होता है, कि रिट जारी वो कब करती है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। ये हमारे रिट होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय क्या कब लागू करता है, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब क्या जो सर्वोच्च न्यायालय वो इन जैसे जो रिट होते हैं इनको जारी करता है, ठीक है। तो ये होता है रिट जारी करने की शक्ति। और दूसरा क्या है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होता है ये, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकती है और यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत होता है तो उसे क्या गैर संवैधानिक घोषित कर देती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की जांच पड़ताल कर सकती है, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे क्या है गैर संवैधानिक घोषित कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड है अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है और उसको कैसे उपयोग करता है। आपको पहले तो ये बताएं कि 226 अनुच्छेद किसके बारे में है और उसका ये किसके लिए किया गया है। तो समझते हैं इसको। अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है, ठीक है। और इसका उपयोग कैसे करती है, इसका उपयोग मौलिक अधिकारों का हनन होने पर होता है। और कैसे होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है वैसे ही, जैसे सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार, वैसे ही 226 अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है रिट जारी करने का मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, ठीक है। तो 226 का जो अनुच्छेद है वो उच्च न्यायालय के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार है। यानी आपको न्यायपालिका की संरचना बतानी है। जो न्यायपालिका की संरचना है वो एक पिरामिड की तरह है। तो समझते हैं इसको क्या न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है। जो सबसे निचले स्तर पर वो है अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके ऊपर आता है जिला न्यायालय, फिर इसके नीचे आता है उच्च न्यायालय, फिर सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये देखिए हमने न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की होती है। जो न्यायपालिका की संरचना सबसे नीचे जो आता है वो अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, सबसे जो ऊपर होता है वो आता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आती है उसमें जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है और सलाहकारी क्षेत्राधिकार है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो समझते पहले देखते हैं जो अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए उसको देखते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके जो कार्य होते हैं दीवानी और फौजदारी और संवैधानिक सवाल से जुड़े जो कार्य होते हैं वो उनकी जो अपील होती है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी जिस बंदे ने इस रिलेटेड कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा दिया है फिर उसके ऊपर वो क्या सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी देखो दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना। अगर कोई व्यक्ति ऊपर वाले यानी सर्वोच्च न्यायालय पे अपील करता है तो उसको सुनना किसका काम है, सर्वोच्च न्यायालय उसको सुन सकती है। तो यह था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब दूसरा है हमारा सलाहकारी। सलाहकारी क्या होता है कि जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यानी सलाहकारी की जो क्षेत्राधिकार है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उसके अंतर्गत आता है एक तो जनहित के मामले में और कानून के मामले में क्या है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा है कि न्यायपालिका और संसद के बीच उठे कोई दो मुद्दे या प्रश्न लिखो। यानी न्यायपालिका और संसद के बीच जो कोई मुद्दे उठे हैं, जो प्रश्न उठे हैं, उसको आपको बताना है। जैसे मतलब कि जैसे जनहित याचिका आई है, मतलब कोई व्यक्ति है कि आपने चैप्टर में पढ़ भी रखा होगा, तो जनहित याचिका जारी कर सकता है। तो उसके मसले में जो न्यायपालिका और संसद के बीच में जो विवाद उठे हैं, जो मुद्दे उठे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो उठे तो बहुत सारे हैं, आपको कोई दो बताने हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि पहला आप लिख सकते हो कि संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में। आपको पता है जो संविधान में अगर कोई संशोधन कर सकता है तो हमारी संसद कर सकती है। तो इस शक्ति में इसकी सीमा क्या रहेगी संसद की, वो किस हद तक क्या संविधान में संशोधन कर सकती है, इस बारे में भी क्या विवाद उठा था। और दूसरा है नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून। आपने देखा होगा जो हमारे निचले वर्ग होते हैं SC ST OBC, उसको भी उनमें आरक्षण दिया जाता है नौकरियों में। तो उसके संबंध में भी क्या है प्रश्न उठाया गया है संसद में। संसद और न्यायपालिका के बीच में ये प्रश्न उठे हैं। तो 2 बता रहे थे, 4-5 उठे थे, मैंने आपको 2 बताए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छठा क्या कह रहा है हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन से यहाँ पे 2 मार्क्स लिख रखा है, पर ये गलती से आपने टाइपिंग में हो चुकी है। यहाँ पे ये जो आपके 4 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। यानी जो भारतीय न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है उनका कार्यकाल होने से पहले ही। तो वो जानते हैं, देखते हैं इसको। भारतीय न्यायाधीशों को उनके पद से निम्न कारणों से हटाया जा सकता है। यानी बहुत सारे कारण हैं जिससे कि उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उनके पद से हटाना क्या बहुत कठिन है। यानी असंभव नहीं है, लेकिन क्या बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल है कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनको हटा सकें। उनको तभी हटाया जा सकता है यदि कदाचार साबित होने पर, या तो अयोग्यता की दशा में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर कदाचार साबित हो जाए या उनकी अयोग्यता साबित हो जाए, यानी उन्होंने जाल साजिश उस पद को प्राप्त किया, यानी अयोग्यता उनमें जारी मतलब वो साबित हो जाए। कदाचार यानी उनको अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुर्व्यवहार से साबित हो जाए, तो ऐसे में क्या है कि उनको उस पद से हटाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद में एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। यानी संसद में उस जो न्यायाधीश है उसके जो ऊपर जो आरोप लगा है, बहुमत होना चाहिए संसद में उस न्यायाधीश के ऊपर, जब भी क्या है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी भी न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता। मैंने वही बताया, अगर संसद में बहुमत नहीं मिला तो उससे क्या है कि न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है कि किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सके। यहाँ तक क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। आपने न्यायपालिका तो सुना पर, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है समझते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार के अन्य 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, यानी कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना पहुंचाए, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। यानी जो लोगों के वो मुकदमे सुनती है उनके लिए क्या वो न्याय कर सके। वो तभी कर पाएगी ना जब वो विधायिका और जो कार्यपालिका है इनके कार्यों में दखल अंदाजी ना करें। तो इसी से हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका है, जब भी वो स्वतंत्र न्यायपालिका बन पाएगी जब वो जो अन्य 2 अंग है वो किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचाए इनके काम में। अगर आप लिख सकते हो, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। पॉइंट थोड़े सिमिलर हैं बट ये अलग अलग हैं। एक होता है कि बाधा ना पहुंचाए, कि इनके मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। और तीसरा है कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके, नहीं किसी के दबाव में रहकर काम ना कर सकें। यही क्या स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होता है। 3 पॉइंट बताए कि देखो दो अंग होते हैं, वो किसी प्रकार से बाधा ना पहुंचाए इनके कार्यों में जिनके शक्ति मिली हुई है इनको। और दूसरा क्या है, जो अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे, यानी कि जो उन्होंने निर्णय सुना दिया, जो फैसला सुना दिया है उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, कि उनको पर दबाव डाले कि इसको चेंज करो या किसी और के हित में क्या उसको फैसले को सुनाओ, तो ऐसा वो ना करे, तभी क्या एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित हो पाएगी। और जो हमारे न्यायाधीश है वो बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सके। इन्हीं 3 पॉइंट से मिलाकर क्या बनता है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका
बनती है। अगर ये तीनों पॉइंट लागू होते हैं तो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। जिस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे कुछ क्वेश्चन पहले देखा था कि न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जाता है, अब हम देखेंगे जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। समझते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से करता है, यानी सलाह से लेकर करता है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, जो उनके न्यायाधीश चुने जाते हैं वो कैसे चुनता है, राष्ट्रपति भारत के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का उसकी सलाह से चुनता है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दूसरे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर कुछ नाम प्रस्तावित करता है। यानी तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, जो उस न्यायालय में 4 सबसे बड़े जो हमारे न्यायाधीश वरिष्ठतम मतलब होता है जिनकी एज जो सबसे ज़्यादा है, उनको क्या कहता है, कुछ नाम प्रस्तावित करने को कहता है। मतलब ये सब जो मुख्य न्यायाधीश और ये 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं ये कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, ठीक है, अब आपस में मशवरे सलाह लेकर। फिर ये किसको देते हैं, राष्ट्रपति को भेज देते हैं। तो इसी में से क्या करता है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इसको हम क्या कहते हैं, सामूहिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब सामूहिकता का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या किसी न्यायाधीश को एक समूह में विचार विमर्श करके चुना जा रहा है, सलाह करके चुना जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि जनहित याचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है। तुम्हारी जनहित याचिका होती है उसको क्या है, न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू माना जाता है, पर क्यों माना जाता है आपको बताना है। न्यायपालिका पहला आप कारण लिखोगे, न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ा। क्योंकि जनहित याचिका से क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या है, किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर उसके लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही अपनी जनहित याचिका न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करे। जनहित याचिका यही कहती है कि कोई पीड़ित व्यक्ति के लिए या कोई जो हमारा संस्थान है, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो भी क्या है उस व्यक्ति के लिए जनहित याचिका दायर कर सकती है न्यायालय में, और उस पर क्या है वो सुनवाई करेगी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो इससे क्या है कि न्यायपालिका उस पर काम का बोझ बढ़ा है, क्योंकि जो काम हमारी विधायिका के हैं उस काम को भी क्या न्यायपालिका करने लगी है। और सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, विधान पालिका यानी विधायिका के कार्यों का न्यायपालिका द्वारा किया। मैंने आपको बताया जो विधायिका का जो काम है वो भी न्यायपालिका करने लगती है, क्योंकि जो भी लोग देखते हैं जनहित याचिका दायर कर देते हैं, उस पर क्या है कि सुनवाई की जाती है। किस पर, जो न्यायपालिका हमारी उस पर सुनवाई करती है, क्योंकि जो काम विधायिका के अंडर में आते हैं उस काम को भी क्या न्यायपालिका सुलझाने की कोशिश करने लग जाती है। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे, न्यायपालिका के पास समय का अभाव हुआ। जब जो काम उसके अंडर में आते हैं उनको छोड़कर वो जनहित याचिका के बारे में काम करने लगेगी तो उसके पास क्या है कि समय का अभाव रहेगा, ठीक है। तुम्हारे 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जनहित याचिकाओं से को क्यों नकारात्मक पहलू माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हो। जो जनहित याचिका वो उसी का पार्ट है न्यायिक सक्रियता का, तो आपको बताना जो न्यायिक सक्रियता है इससे आप क्या समझते हो। तो समझते हैं इसको और देखते हैं इसका आंसर। जब सरकार के अंग कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों में ढिलाई बरत रहे हो, यानी कि जो अपना कार्य वो ढंग से ना कर रहे हो या कोई काम ना कर रहे हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहती है। यानी जो हमारी दूसरे अंग है कार्यपालिका और विधायिका अपने काम में जाके ढिलाई बरत रहे हैं, जो उनकी शक्ति जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें काम नहीं कर रहे हैं तो ढिलाई बरत रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, न्यायपालिका उसमें अपनी जिम्मेदारी बरतती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ है। जो भारत की जो न्यायिक सक्रियता है इसका जो मुख्य साधन है वो जनहित याचिका है। जनहित याचिका जो है न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है, ठीक है। जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मुकदमा मतलब कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो मुकदमा सुना सकता है सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के हित में कोई याचिका लेके आ रहा है तो उस पर क्या मुकदमा सुन सकती है कौन, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उसमें सुनवाई कर सकती है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आवश्यक नहीं कि जो पीड़ित पक्ष है वो स्वयं अदालत में आए, और ये किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर किया जा सकता है, ठीक है।
मैंने बताया ना कि कोई जो पीड़ित व्यक्ति है वो खुद, ये जरूरी नहीं कि वो खुद अदालत में आए वो याचिका दायर करने, उसके अलावा कोई भी निजी संस्थान जो है, जो एनजीओ वगैरह चलाती हैं, कोई जो जागरूक व्यक्ति है उसके प्रति के याचिका दायर कर रहा है तो ऐसे उसी को हम क्या कहेंगे, जनहित याचिका कहेंगे। तो उसके पक्ष में क्या है कि न्यायालय का सुनवाई करता है, उसके में उसकी जो जनहित याचिका उसको दायर कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा न्यायिक सक्रियता। जो न्यायिक सक्रियता का पार्ट ही होता है जनहित याचिका, और जनहित याचिका की वजह से पता चलता है कि कोई जो अपना कार्य है वो कितने अच्छे से कर रहा है। तुम्हारे दोनों अंग हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन 11वां क्या कह रहा है हमारा। 11वां क्वेश्चन है कि हमारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है। जो हमारी न्यायपालिका है, हमने अभी देखा कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, पर उसको स्वतंत्रता किस प्रकार दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो समझते हैं इसको कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार दी सकती है, जो हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्रता किस प्रकार प्रदान की जा सकती है, तो समझते हैं इसको। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। यानी कि संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता निश्चित की गई है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका सम्मिलित नहीं है, हमारी जो संसद है वो सम्मिलित नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्तियों में। इससे क्या होता है कि ये सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की भूमिका नहीं, क्योंकि जो हमारी संसद है वो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी दल होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उन हमारी संसद है कि उनकी जो नियुक्ति होती है न्यायाधीश की, उनमें कोई हाथ उनका नहीं रहेगा। तो इससे क्या है कि जो दलगत राजनीति की भूमिका नहीं रहती है, क्योंकि वो क्या है अपने पक्ष की जो न्यायाधीश को वो चुनेंगे। तो अगर मान लो कि विधायिका चुन रही है किसी न्यायाधीश को, तो ऐसे में क्या है कि मान लो कि उनके पक्ष में कोई मुकदमा चलाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, तो ऐसे में क्या है कि अगर मान लो विधायिका ने उस व्यक्ति को चुन रखा तो क्या है विधायिका के पक्ष, उस व्यक्ति के पक्ष में वो नहीं सुनाएगा। यानी कि जो राजनीति, जो हमारा दल है वो उस पर दबाव बना के रखेगा कि वो अपोजिट में क्या है वो निर्णय सुनाए। ठीक है, अगर वो दबाव बना सकता है, इससे क्या एक दलगत राजनीति नहीं रहेगी। अगर विधायिका इसमें सम्मिलित नहीं रहेगी न्यायाधीशों की नियुक्तियों में, तो ऐसे में क्या है कि उस पर दबाव भी नहीं रहेगा और उस जो हमारे दलगत राजनीति होती है उसकी कोई भूमिका भी नहीं रहेगी। हमारे न्यायाधीश है वो स्वतंत्रपूर्ण होकर काम कर पाएंगे। ठीक है, और जो न्यायाधीश के रूप में जो व्यक्ति जो नियुक्त होगा, उसे किसी व्यक्ति को क्या वकालत का अनुभव होना चाहिए, उसे वकीली का अनुभव होना चाहिए, वकालत कर रखा हो, और उसको कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए। यानी वो कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसने कानून की पढ़ाई कर रखी हो। और उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठा उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनती, उसकी योग्यता आधार बनती है, ना कि राजनीतिक विचार, ना कि निष्ठा के। ठीक है, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तू आप किस पार्टी का नेतृत्व करते हो। इस प्रकार के जो विचार होते हैं राजनीतिक विचार, उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनेगा। ठीक है, तभी क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। तो यह था हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखेंगे कि उसकी सुरक्षा किस प्रकार किया जा सकता है। अब अगला है हमारा न्यायपालिका की सुरक्षाएं। पहला है हमारा न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। जो न्यायपालिका को सुरक्षा प्रदान की गई है तो उसका क्या कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। कोई उसका कार्यकाल से उसका पहले हटाया नहीं जा सकता। जो हमारा न्यायाधीश नियुक्त हो चुका है उसका जो कार्यकाल है उसका पूरा का भी हटा सकता है। ठीक है, तो यही बताएगा कि वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। यानी वो पद पर बने रहता है जब तक वो उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है। लगभग 65 वर्ष होता है हमारे एक न्यायाधीश का। केवल अपवाद के रूप में ही क्या विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अभी हमने देखा था ना कि न्यायाधीशों को उनके पद से किस पर हटाया जा सकता है। तो क्या वो साबित होने पर ही क्या न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। वैसे क्या उनका कार्यकाल निश्चित होता है और जब तक उनका कार्यकाल होता है वो अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, यानी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। और कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। और संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अभी हमने देखा भी था। और संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों की क्या पद की सुरक्षित, जो न्यायपालिका उसके सदस्यों का जो पद है वो सुरक्षित रहेगा अगर जो प्रक्रिया है वो कठिन रहेगी। तो ये प्रदान की गई थी हमारी न्यायपालिका को सुरक्षाएं संविधान की तरफ से। हमने देखा कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता किस प्रकार दी जा सकती है और उसको सुरक्षाएं किस प्रकार प्रदान की जा सकती हैं, की गई हैं। तो ये सब हमने देख लिया। ठीक है, उनका कार्यकाल निश्चित करके
उनका जो कार्यकाल वो कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता इस प्रकार से, ठीक है। और जिनकी जो प्रक्रिया है उनको हटाने की वो बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से क्या जो न्यायपालिका है उनको उसके पद से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या जो न्यायपालिका है उनके पद क्या है सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो मैंने देख लिया अगला क्वेश्चन भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। और ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है हमारा यहाँ से 6 मार्क्स से शुरू हो चुका है। जो हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे जा सकती है, ये हमारा 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे चालू होंगे वो 6 नंबर वाले चालू होंगे। हमने देख लिए 2 नंबर वाले देख लिए और 4 नंबर वाले तो हम देख चुके हैं। अब हमारे 6 मार्क्स वाले चालू हो चुके हैं। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया उसके लिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के कार्य क्या क्या हैं, वर्णन करना है। यानी आपको जो हमारे 4 प्रकार के जो हमारी जो संरचना है न्यायपालिका की उनके कार्य बताने हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उनके कार्य क्षेत्र आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसको पहला पॉइंट क्या होगा इसके लिए। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, यानी ये जो फैसला सुनाती है बाकी जो भी निचली अदालत है उनको क्या मानने पड़ेंगे जो भी ये फैसला लेगी। और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला कर सकती है, उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। जो हमारा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका तबादला कौन कर सकता है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है, यानी जो उससे निचली अदालत है हमारी अधीनस्थ न्यायालय हो गया, हमारा जिला न्यायालय हो गया, हमारा उच्च न्यायालय हो गया, इनके जो मुकदमे चल रहे हैं इनको अपने पास मंगवा सकती है, ठीक है। तो ये किसकी शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। और ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकती है, ठीक है। एक तो ये अपने पास मंगवा भी सकती है, और कोई जो किसी उच्च न्यायालय में चल रहा है एक मुकदमा तो उसको क्या दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकती है, ठीक है। तो ये 4 कार्य थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के। अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय के कार्य। तो अभी स्टार्ट हो रहा है कि हमारा उच्च न्यायालय है उसके कार्य क्या क्या हैं। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, यानी जो हमारी निचली अदालत है इसके नीचे जाएगा जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपील की गई है, यानी उनके जो अदालत में मुकदमे चल रहे थे वहाँ पे किसी व्यक्ति ने उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसने क्या किया, जो हमारे उच्च न्यायालय है उसमें उसने अपील की गई है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, हमारा उच्च न्यायालय कर सकता है। और मौलिक अधिकारों का बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। अभी हमने देखा ना 226वें अनुच्छेद के अनुसार क्या है वो रीट जारी कर सकता है, ठीक है। और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं, यानी जो भी जिस मान लो कि कोई भी राज्य है उसका जो उच्च न्यायालय है उस राज्य के अंतर्गत जो भी मुकदमा का चल रहा है उसका निपटारा कौन कर सकता है, हमारा जो उच्च न्यायालय वो कर सकता है। और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय है उनका पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करता है, यानी उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, कभी भी उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, इनको अपने नियंत्रण में रख सकता है, ठीक है। वही तो हमारा उच्च न्यायालय। अब हम देखेंगे जिला न्यायालय, फिर हमारा लास्ट बचेगा अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे 6 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे पक्का, ठीक है। तो हमारे देखते हैं भारत की जो जिला अदालत है उसके कार्य क्या क्या हैं। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, यानी इसमें जो भी मुकदमा दायर किया जाएगा उसकी सुनवाई करती है। और निचले अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई, मतलब कि जो अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा लाया गया फिर क्या उस पर अगर कोई व्यक्ति इस अदालत में उसी मुकदमे के लिए अपील करते हैं तो उसके सुनवाई करती है कौन, हमारा जो हमारा जिला न्यायालय है, ठीक है। और गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उस पर भी कौन सुनवाई करता है, हमारा जिला न्यायालय करता है। अब देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है उसको जो एक ही कार्य होता है कि फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार कर सकती है, ठीक है। तो हमारे फौजदारी और जो दीवानी जैसे मुकदमे होते हैं उन पर विचार कर सकती है। तो यहाँ तक क्लियर। तो ये थे हमारे जो 4 होते हैं हमारे सर्व न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उनके कार्य क्षेत्र। हमने सबके कार्य देख लिए और आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी करे उनके कार्य, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 13वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय उसको कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए हैं उसके बारे में को बताना, उसका वर्णन करना है। तो देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय में से एक है।
लेकिन यह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। यानी कि कुछ भी कह देगा कि जो संविधान में सीमा तय की गई है उसके अंदर रह के क्या काम करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके जो कार्य शक्ति है उसके बारे में क्या संविधान में दर्ज किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है। यानी जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय उसको जो बाकी न्यायालय हैं उससे कुछ खास किस्म के क्या क्षेत्राधिकार दे रखे हैं, जो भी हम देखने वाले भी हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर क्या क्या आता है कि संघ यानी देश और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच जो आपसी विवादों का निपटारा करती है। यानी हमारा सर्वोच्च न्यायालय देश या तो राज्यों के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो एक तो क्या है उसमें क्या विवाद जो उनके बीच में चल रहा है उसको निपटारा करती है। और क्या अगर राज्यों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा भी कौन करता है, हमारा मौलिक हमारा कौन करता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसको हम क्या कहते हैं, मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और दूसरा है हमारा रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु क्या होता है, रिट जारी किया जाता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निदेश और उत्प्रेषण तथा अधिकार फिर से जारी करने का अधिकार। ये जो हमारे रिट होते हैं इनको जारी कौन करता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब जो हमारा तीसरा है अपील क्षेत्राधिकार, इसके बारे में हम देख भी चुके हैं। दीवानी, फौजी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। ठीक है, हमने 3 देख लिया, जो हमारा लास्ट बचा है उसको देखते हैं। अब जो है हमारा विशेष अधिकार, उसको कौन सा विशेष अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है, फिर देखेंगे हम सलाहकारी कौन सा क्षेत्र, देखेंगे हम जो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार उसको मिला हुआ है फिर उसको देखेंगे। पहला हमारा विशेष अधिकार, भारतीय भूभाग के किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। यानी स्पेशल लीव पिटीशन के तहत क्या होता है, वो उसके सर्वोच्च न्यायालय में जो भी अपील की गई है उस पर सुनवाई करने की शक्ति किसके पास है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमारा जो लास्ट क्षेत्राधिकार बचता है वो सलाहकारी। देखते हैं इसको, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, हमारा जनहित के मामले और जो कानून के मसले हैं उस पर क्या है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब जो हमारा क्वेश्चन है 14वां कि जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार क्या है। जो हमारी न्यायिक पालिका है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला हुआ है, तो है क्या, उसको समझते हैं, इसका वर्णन करना है। ठीक है, आपको न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे क्या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। संघीय संबंधी यानी केंद्र राज्य के संबंध में अगर विवाद चल रहा है तो उसके मामले में क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जता सकती है। और अगला है हमारा न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों के और संविधान की व्याख्या करती है। यानी जो हमारी विधायिका ने जो कानून पारित किए हैं उसको जांच पड़ताल करते हो, जो संविधान की व्याख्या करते हो उस कानून के लिए। ठीक है, और तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है। यानी जो कानून बनाया गया है वो अगर संविधान के विपरीत तो नहीं है तो इस पर देख रेख कौन करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। और नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी करती है। और जनहित याचिकाओं के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का जो काम है वो हमारी न्यायपालिका का है। और ये भी आता है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। और इससे क्या हुआ, जो न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है इन सब से क्या हुआ है कि जो न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये था हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।